रहीम नाजरीन, आज हम इलेक्शन एक्ट 2017 को डिस्कस करने लगे हैं। ये एक्ट डिफरेंट जॉब्स के अंदर एज अ सिलेबस मौजूद होता है। आजकल जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जॉब्स आई हुई हैं, जिसका पेपर होने वाला है, उसके अंदर 20 मार्क्स का पेपर इलेक्शन एक्ट 2017 से आएगा। 15 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से आएगा। इस एक्ट को हम डिस्कस करते हैं। इसको बोला जाता है एक्ट नंबर 33/2017। इसको मजलिस शूरा, जिसको पार्लियामेंट भी बोला जाता है, उसने पास किया था। मजलिस शूरा पार्लियामेंट में दो हाउसेस शामिल हैं। एक होता है लोअर हाउस और दूसरा होता है अपर हाउस। अपर हाउस में सेनेट होता है और लोअर हाउस को हम नेशनल असेंबली बोलते हैं। इसकी एसेंट दी गई थी 2 अक्टूबर 2017 को, 2017 को, 2 अक्टूबर 2017 को। इसका प्रिम्बल देखें। प्रिम्बल में ये है कि इसका मकसद एक्चुअली क्या था। इसका ये जो लॉ है, ये बनाया गया था टू अमेंड, कंबाइन एंड यूनिफाई ऑल लॉज रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के रिलेटेड जो भी मामला हैं उनको डील करने के लिए ये बनाया गया था। इसमें पहला चैप्टर देखते हैं जो प्रिलिमिनरी से डील करता है। पहले चैप्टर में पहला जो सेक्शन है वो बताता है शॉर्ट टाइटल इसकी एक्सटेंट का क्या है और इसकी कमेंसमेंट कब से स्टार्ट होती है। इस लॉ का जो टाइटल है वो है इलेक्शन एक्ट 2017 और एक्सटेंट मतलब कहाँ कहाँ पे ये लागू होता है। ये पूरे पाकिस्तान में लागू है। द एंटायर कंट्री ऑफ द पाकिस्तान ये लागू होगा। और ये स्टार्ट कब से होगा, कब से ये इन्फोर्स आएगा। ये इन्फोर्स आता है इमीडिएटली जब इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट इशू होती है, तो उसके फ़ौरन बाद ये इन्फोर्स आ जाता है। अच्छा जी, अब कुछ डेफिनेशंस हमने सेक्शन 2 के अंदर देखनी है। इन डेफिनेशंस को आपने गौर से सुनना है ताकि आगे आने वाला सारा एक्ट आपको आसानी से समझ आ सके, क्योंकि ये डेफिनेशंस आगे यूटिलाइज होंगी। पहली डेफिनेशन है आलिम की। लफ्ज़ आलिम यूज़ होगा। आलिम का मतलब है कि एक मुस्लिम स्कॉलर जिसके पास 16 साल रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन है, उसकी डिग्री HEC की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, HEC के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसके पास 16 साल एजुकेशन मौजूद हो। इसके अलावा उसके पास इस्लामिक प्रिंसिपल्स को रिसर्च करने के हवाले से, फ़िलासफ़ी और लॉ के हवाले से 20 साल का एक्सपीरियंस हो टीचिंग का या रिसर्चिंग का। ठीक है, इसके बाद एक्रेडिटेड का लफ्ज़ हम यूज़ करेंगे। एक्रेडिटेड का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ऑथराइज होती है उसको एक्रेडिटेड बोला जाता है। देन है एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ। वो कहता है कोई भी ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट या प्रोविंशियल असेंबली से पास होता है उसको हम एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ बोलेंगे। इसका मकसद क्या होगा, लोकल गवर्नमेंट्स को क्रिएट करना। देन आर्टिकल की बात आ जाती है। आर्टिकल्स का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल हैं उनके लिए लफ्ज़ आर्टिकल यूज़ होगा। सेक्शन हम इसके लिए आर्टिकल्स के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। देन बात करता है असेंबली की। जहाँ भी असेंबली का लफ्ज़ यूज़ होगा वो या तो नेशनल असेंबली हो सकती है या फिर प्रोविंशियल असेंबली हो सकती है। नेक्स्ट, एसेट्स का आपको पता होना चाहिए। एसेट्स का मतलब है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी कैंडिडेट ने ओन की हो या किसी मेंबर ने ओन की हो या उसकी किसी स्पाउस ने ओन की हो या किसी उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन ने ओन की हो, उसको उसका एसेट बोला जाएगा। बाई इलेक्शन का लफ्ज़ बार बार यूज़ होगा। बाई इलेक्शन वो वाले इलेक्शन होते हैं जो किसी खाली हो जाने वाली सीट के लिए स्पेशल करवाए जाते हैं, उनको बाई इलेक्शंस बोला जाता है। कैंडिडेट कौन है, कोई भी पर्सन जो एज अ मेंबर इलेक्शन के लिए नामजद किया गया है, जो प्रपोज किया गया है या उसने नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर के तौर पे खड़ा होना है, उसको हम कैंडिडेट बोलेंगे। MNA MPS जो हम बोलते रहते हैं। अच्छा जी, देन है कोड। लफ्ज़ जहाँ भी कोड यूज़ होगा उसका मतलब है CRPC 1898, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, एक्ट 5 ऑफ 1898 इसको डील करता है। ठीक हो। देन कमीशन का लफ्ज़ जहाँ भी यूज़ होगा इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 218 आर्टिकल के तहत बना था। कॉन्स्टिट्यूशन के जो 213 से 226 तक जो आर्टिकल्स हैं वो इलेक्शन के हवाले से डील करते हैं।
इलेक्शन लॉज के हवाले से एंड इलेक्शन कमीशन के हवाले से। देन कमिश्नर का लफ्ज़ यूज़ होगा। कमिश्नर का मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 213 के तहत अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा इसके तहत एक्टिंग कमिश्नर भी अपॉइंट किए जाते हैं, और एक्टिंग जो कमिश्नर है ये अपॉइंट किया जाता है 217 आर्टिकल के तहत। एक और डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो स्पेसिफिक इलेक्टोरल एरिया जिसको एक सीट के लिए मुख्तस किया गया है, डिलिमिट किया गया है इस एक्ट के तहत, ताकि इस एक्ट में इतने बंदे खड़े होंगे, ये जो एरिया है इसमें इतनी एक सीट होगी, फ़लाँ एरिया के लिए फ़लाँ सीट होगी। इस तरह जो हदबंदी की जाती है उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज़ जहाँ भी यूज़ होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो 1973 वाला है वो होगा। इसके बाद कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, कंटेस्ट का लफ्ज़ आपको पता है, इसका मतलब है मुकाबला करना। वो कहता है कि कोई भी वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो इलेक्शन से विदड्रा नहीं करा उसको हम कंटेस्टिंग कैंडिडेट बोलेंगे। जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहा है उसको कंटेस्टिंग कैंडिडेट बोलेंगे। इलेक्शन एजेंट क्या होगा? इलेक्शन एजेंट जो है वो कोई भी शख्स होता है जिसको कोई एक कैंडिडेट का मतलब होता है कोई भी एमएन एमपी जो इलेक्शन लड़ रहा है, या कोई भी लोकल गवर्नमेंट चेयरमैन नायब चेयरमैन कोई भी लड़ रहा है, वो कहता है इस कैंडिडेट ने किसी शख्स को अपने एजेंट के तौर पर पेश किया है, और वो तभी इसको करता है जब वो खुद वहाँ पे अपॉइंट नहीं हो सकता। समटाइम वो किसी को नॉमिनेट कर देता है, समटाइम किसी जगह पे वो खुद भी होता है, इलेक्शन एजेंट को करता है। इलेक्शन एक्सपेंसेस क्या है? आपको पता है जब भी इलेक्शन किए जाते हैं तो उस पर उस पर अखराजात आते हैं। वो कहता है जो भी रकम जो इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद, या कंपेन पर्पसेस के लिए, या और दूसरी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज होती है, इसके अलावा जो पब्लिकेशन के लिए, सर्कुलर्स के लिए, जहाँ भी खर्चा होता है, जो भी रकम खर्च होती है, उसको इलेक्शन एक्सपेंसेस में हम काउंट करते हैं। लेकिन इसमें वो डिपॉजिट्स शामिल नहीं है जो हमने 61 और 111 के अंदर पढ़ने हैं, 111 और 61 के अंदर पढ़ने हैं। देन हम इलेक्टोरल एरिया की बात करते हैं। इलेक्टोरल एरिया जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम बात की, वो कहता है रूरल भी हो सकता है या अर्बन भी हो सकता है, या फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करे। ठीक हो गया। रूरल एरिया कोई विलेज में या कोई सेंसस ब्लॉक उसको बोलते हैं। अर्बन एरिया में कोई एक म्यूनसिपल वार्ड या सेंसस ब्लॉक, या तो फिर कोई वेल डिफाइंड स्ट्रीट या मोहल्ला, या अगर एरिया बहुत बड़ा है तो इसका एक स्पेसिफिक एरिया क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है। वो कहता है जो सेंसस ब्लॉक होता है इसको तब तक डिवाइड नहीं किया जाता जब तक कोई स्पेसिफिक रीजंस ना हो इसको डिवाइड करने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, ठीक है, एब्सोल्युटली नेसेसरी ना हो, तब तक इसको सेंसस ब्लॉक को डिवाइड नहीं किया जाता। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी और भी एरिया को इलेक्टोरल एरिया अलग से बना सकता है। देन एक डेफिनेशन है इलेक्शन ऑब्जर्वर। इलेक्शन ऑब्जर्वर वो वाला पर्सन है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए ऑथोराइज़ किया है। इलेक्शन ऑब्जर्वर कोई भी वो शख्स है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए ऑथोराइज़ किया है। इसके बाद है इलेक्शन ऑफिशियल्स। इलेक्शन ऑफिशियल्स क्या होते हैं? वो तमाम ऑफिसर्स जो इलेक्शन को कंडक्ट कराने में इन्वॉल्व होते हैं उनको इलेक्शन ऑफिशियल्स बोलते हैं। इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर शामिल है, रिटर्निंग ऑफिसर शामिल है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर शामिल हैं, इसके अलावा प्रेजाइडिंग ऑफिसर शामिल है, पोलिंग ऑफिसर शामिल है, या कोई भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से कुछ बंदे मंगवाए जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, वो भी इसी इलेक्शन ऑफिशियल्स में शामिल होते हैं। इसके बाद है इलेक्शन प्रोग्राम। इलेक्शन प्रोग्राम एक्चुअली इलेक्शन जो ईसीपी अनाउंस करता है उनका जो ऑफिशियल स्केड्यूल होता है उसको इलेक्शन प्रोग्राम बोलते हैं।
इसके बाद एक होता है इलेक्शन रोल। इलेक्शन रोल एक्चुअली एक लिस्ट होती है जो ऑफिशियल वोटर की लिस्ट होती है, जो इस एक्ट के तहत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक्ट के तहत, इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत बनाई जाती है। और इसमें दो वो भी लोग शामिल, इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द 1974 इलेक्शन रूल्स एक्ट के कुछ सेक्शन भी इसमें शामिल, उनको भी मद्देनजर रखा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है फॉर्म। फॉर्म एक फॉर्म होता है जो इस एक्ट के साथ हम अटैच करते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट का मतलब फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, कोई भी हो सकती है। गवर्नमेंट ड्यूज एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट के ड्यूज या यूटिलिटी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? इसमें जो गवर्नमेंट ओन्ड अकोमोडेशंस हैं जहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस कराया जा रहा है, उसके रेंट, बिल, चार्जेस, ये सारे के सारे गवर्नमेंट ड्यूज में आ जाता है। लेकिन इसमें वो ड्यूज शामिल नहीं हैं जो कोर्ट ऑर्डर के तहत स्टे कर दिए गए हैं, वो शामिल नहीं है। इसके बाद लोन की बात आ जाती है। लोन क्या है? वो कहता है कोई भी लोन, क्रेडिट या फाइनेंस जो लिया गया है या लिखा गया है आफ्टर 31 दिसंबर 1985, उसको लोन में तस्वर करते हैं। इसमें भी वो वाली रकम शामिल नहीं है जिसको कोर्ट के तहत स्टे कर दिया गया है। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट में पहले नहीं बताया। लोकल गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी होती है जो लॉ के तहत बनाई जाती है। लोकल गवर्नमेंट मतलब कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो अपनी पावर को डिवॉल्व करते हैं, लोकल बॉडीज़ को देते हैं, उसको लोकल अथॉरिटी बोले जाते हैं। लोकल गवर्नमेंट होती है वो, जो चेयरमैन, नायब चेयरमैन पर मुश्तमिल होती है। इसके अलावा मेंबर होता है। मेंबर नेशनल असेंबली का भी हो सकता है, सेनेट का भी हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, प्रोविंशियल असेंबली का भी हो सकता है। देन हम देखते हैं लफ्ज़ यूज़ होगा नादरा। नादरा का आपको पता ही है, नादरा का पूरा मतलब है नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये एक डिपार्टमेंट है जो लोगों की इंफॉर्मेशन जो है इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करता है। और ये जो नादरा इस्टेब्लिश हुआ था, ये नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। इस ऑर्डिनेंस के तहत पॉलिटिकल पार्टी कोई भी सिटीजन्स का ग्रुप या एसोसिएशन है जिसका मकसद किसी भी पॉलिटिकल ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना है या इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, ताकि वो कोई पब्लिक या लेजिस्लेटिव ऑफिस हासिल कर सके। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी लोगों का ग्रुप है जिसका मकसद एक पॉलिटिकल ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना है, और इसका मकसद ये है कि, और इसके लिए वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और किसी पब्लिक या लेजिस्लेटिव ऑफिस की तलाश में। पॉपुलेशन आबादी को बोलते हैं, और पॉपुलेशन जो है लेटेस्ट जो ऑफिशियल सेंसस होता है उसके मुताबिक काउंट की जाती है, जो रिसेंटली मरदमशुमारी हुई है उसके मुताबिक। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो रूल्स के थ्रू सेट की जाए उसको प्रेस्क्राइब बोलते हैं। इसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है? पोलिंग स्टेशन का जो ऑफिस इंचार्ज होता है उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, या इसका जो असिस्टेंट जो इसके बिहाफ पे काम करता है उसको भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं। प्रोविजनल का मतलब है कोई भी टेम्परेरी चीज़। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर जिसको इलेक्टोरल रोल्स को मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया गया है उसको रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बोला जाता है। इसके अलावा इसके मातहत एक असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी होता है। रिटर्न कैंडिडेट वो कैंडिडेट है जिसको इलेक्टेड करार दे दिया गया है। इसके बाद रिवाइजिंग अथॉरिटी वो शख्स है जिसको वोटर लिस्ट के हवाले से जो ऑब्जेक्शंस हैं और कंप्लेंट्स हैं उनको सुनने के लिए अपॉइंट किया गया है। रिवाइजिंग अथॉरिटी वो कोई भी शख्स है जिसको कंप्लेंट और ऑब्जेक्शंस को सुनने के लिए ऑथोराइज किया गया है, अपॉइंट किया गया है। रूल्स जो इस एक्ट के तहत बनते हैं उनको रूल्स बोला जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा सेक्शन, इस एक्ट के तमाम सेक्शंस को वहाँ पे सेक्शन का लफ्ज़ यूज़ होगा। टैक्स क्या होगा? टैक्स एक्चुअली कोई भी टैक्स जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है, लेकिन इसमें वो टैक्स शामिल नहीं है जिसको कोर्ट ने स्टे ऑर्डर के तहत रोका हुआ है। इसके बाद टेक्नोक्रेट का लफ्ज़ यूज़ होगा। टेक्नोक्रेट कोई भी ऐसा शख्स है जिसके पास 16 साल एजुकेशन है और ये एजुकेशन HEC से वेरीफाइड है इसकी डिग्री,
और उसके पास 20 साल का उसके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, जिसमें उसने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कुछ अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। इसके बाद है वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट। वो कहता है कोई भी कैंडिडेट जिसके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लिए गए हैं उसको वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट बोला जाता है। देन है वोटर। वोटर फॉर असेंबली और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होता है। कोई भी शख्स जिसका नाम इलेक्टोरल लिस्ट के ऊपर लिखा होगा उसको हम वोटर बोलेंगे। देन आ जाता है सेनेट इलेक्शंस। सेनेट इलेक्शन के लिए फॉर सेनेट इलेक्शन, ये था असेंबली के लिए। फॉर सेनेट इलेक्शंस भी ये वोटर अलग से लिस्ट होती है। फॉर प्रोविंशियल सीट्स एमपी होता है, और फॉर इस्लामाबाद सीट मतलब कि नेशनल असेंबली के लिए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होता है। इनको वोट दिए जाते हैं इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। वैसे मेंबर्स के नाम बताएंगे। अच्छा जी, देन है प्रोसीजर ऑफ द कमीशन। कमीशन का प्रोसीजर क्या होगा? वो कहता है जो कमीशन होगा ये अपने ही प्रोसीजर को रेगुलेट करेगा ताकि अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके, पावर्स को परफॉर्म कर सके। ठीक हो गया। कमीशन जो है तब भी काम करता रहेगा जब इसकी कोई एक सीट खाली हो जाए या कोई पर्सन एब्सेंट हो। और यहाँ पे जो कमीशन के अंदर मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन काउंट किया जाएगा। अगर मेंबर किसी एक इशू पे डिसएग्री हो जाते हैं तो उसके तहत मेजॉरिटी जो ओपिनियन है वो प्रिवेल करेगी और डिसीजन वो फाइनल होगा। लेकिन अगर 4 मेंबर मौजूद हैं और उनमें से दो एक साइड पे हो जाते हैं, दो एक साइड पे, इस तरह वो मतलब क्या ओपिनियन डिसीजन नहीं हो पाता। वो कहता है अगर 3 मेंबर मौजूद हैं वो भी इस तरह से एग्री होते हैं, और देन पता है क्या होगा अगर इस केस में, तो ये सारा मामला फुल कमीशन बुलाया जाएगा, उसके पास भेजा जाएगा, उसका डिसीजन फिर फाइनल तस्वर किया जाएगा। वो कहता है इस सेक्शन के अंदर और सेक्शन 6 के अंदर जो हम बात करेंगे, मेंबर ऑफ कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद भी शामिल होता है। इसके बाद पावर टू इशू डायरेक्शंस। सेक्शन 4 पावर टू इशू डायरेक्शन से बात करता है। वो कहता है इलेक्शन कमीशन के पास ये अथॉरिटी है कि वो तमाम डायरेक्शंस और ऑर्डर्स को इशू करे फॉरवर्ड पर्पस, ताकि ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके, जस्टिस को इंश्योर करवा सके और किसी भी पर्सन की अटेंडेंस को सिक्योर कर सके। ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि ये तमाम जो डायरेक्शंस होंगी ये तमाम पाकिस्तान में इफेक्टिव होंगी और ये इसी तरह लागू होंगी जैसे ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट लागू होता है। वो कहता है अगर कुछ, वो कहता है इफ़ समथिंग नीड्स टू बी डन अंडर दिस एक्ट बट नो क्लियर प्रोविजन एग्जिस्ट, अगर कुछ ऐसी काम है जो इस एक्ट के तहत करना चाहिए लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन मौजूद नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन जो है किसी भी अथॉरिटी को स्पेसिफिक तरीक़ेकार के तहत इसको ऑथराइज़ करने की मतलब कि इस काम को करने के लिए कोई मतलब कि स्पेसिफिक रूल बनाएगी, डायरेक्ट करेगी अथॉरिटी को। अच्छा जी, इसके पास है असिस्टेंस टू कमीशन। सेक्शन 5 असिस्टेंट टू कमीशन की बात करता है। वो कहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी शख्स को या अथॉरिटी को काम करने के लिए या उससे कहें कि ये हमारी असिस्ट करें इस काम के लिए, तो इसके पास ये अथॉरिटी भी होती है कि ये हदायत दे सकता है। इसके अलावा बात करते हैं कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जिसमें फेडरल और प्रोविंशियल शामिल हैं उन पर भी लाजम है कि वो इसको इलेक्शन कमीशन को फुल असिस्टेंस प्रोवाइड करें। इसके बाद फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए रिक्वायर्ड स्टाफ चाहिए वो प्रोवाइड करें। वो कहता है अगर इलेक्शन कमीशन को जुडिशल ऑफिसर्स की ज़रूरत है तो वो भी चीफ जस्टिस से मशवरा, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उससे मशवरा करके प्रोवाइड किए जाएंगे। वो कहता है एक दफ़ा इलेक्शन प्रोसीजर स्केजुअल हो जाए, वंस द इलेक्शन प्रोग्राम इज़ इशूड अंटिल रिजल्ट्स आर पब्लिश्ड, जब तक रिजल्ट पब्लिश नहीं हो जाते तो कोई गवर्नमेंट या अथॉरिटी किसी भी ऑफिशियल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, ठीक है, या पोस्ट नहीं कर सकती विदाउट द रिटन अप्रूवल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है।
इसके बाद वो बात करता है इलेक्शन कमीशन के पास एक और पावर है कि वो पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स को इट सेल्फ पावर करती है। एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डेलीगेशन ऑफ पावर्स। इसको सेक्शन 6 डील करता है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स में यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या किसी भी मेंबर को या ऑफिसर को इसकी पावर, इसकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ऑथराइज कर सकता है। इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, CEC इसको बोला जाता है, उसके पास ये पावर है कि वो ऑफिसर्स को अपॉइंट करे, स्टाफ को अपॉइंट करे और फॉरवर्ड पर कहाँ पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और उनकी टर्म्स और उनकी सर्विसेज को भी डिसाइड करें। ये इसके पास पावर्स होती हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन के पास मज़ीद पावर ये होती है कि ये 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बेंचेस भी क्रिएट कर सकता है, जिनका मकसद होता है तमाम कंप्लेंट्स, पेटिशंस, एप्लीकेशंस और अपील को जो इस एक्ट के तहत पेश की जाती हैं, फाइल की जाती हैं, उनको सुने ये बेंच। इसके अलावा जो इस बेंच का डिसीजन होगा वो डिसीजन तमाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, और अगर वहाँ पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है तो फिर फुल कमीशन बैठेगा और वो फाइनल डिसीजन करेगा। पीछे मैं इस बात को कर चुका हूँ। नेक्स्ट आ जाता है पावर टू रिक्विजिशन प्रॉपर्टी। वो कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, डिप्टी कमिश्नर को, पॉलिटिकल एजेंट को या डिस्ट्रिक्ट हेड को, इनको रिक्वेस्ट कर सकता है कि इनको कोई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन तमाम लोगों को रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई हमें कोई व्हीकल प्रोवाइड करें, कोई वेसल प्रोवाइड करें या कोई और ट्रांसपोर्ट का ज़रिया प्रोवाइड करें, क्योंकि हमने इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं और उसके लिए बैलेट्स को कैरी आउट करना है, मटेरियल को ले जाना है और इलेक्शन के स्टाफ को भी हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है। इन सब पर्पसेस के लिए वो व्हीकल्स या जो भी उन्हें चीज़ें चाहिए वो ले सकते हैं। वो कहता है लेकिन ये ना इस मकसद के लिए किसी ऐसे कैंडिडेट की व्हीकल या गाड़ी नहीं ले सकते, किसी ऐसे शख्स की व्हीकल या गाड़ी नहीं ले सकते जो इलेक्शन कमीशन कंपेन के लिए उसने इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा अगली वो बात करता है, वो कहता है कि कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर, द ऑथराइज्ड ऑफिसर मेक एक्सप्रेशन ऑफ द व्हीकल एंड यूज पुलिस फोर्स इफ नीडेड। वो जिस मतलब के व्हीकल को लेनी है तो उसके लिए उनको किसी पुलिस फोर्स की ज़रूरत है तो वो भी उसको यूटिलाइज़ कर सकती है, उनकी असिस्टेंस भी ले सकती है। वो कहता है जिससे ऑनर की गाड़ी ली जाएगी उसको कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी, और कंपनसेशन डिटरमाइन कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी जिस सूबे के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, या रिक्विजिशन ऑफिसर इसको देखेगा। ठीक है, और ये कंपनसेशन किस लिहाज से तय की जाएगी, मार्केट रेट्स की बेसिस पे। वो कहता है अगर ओनर डिसएग्री कर जाए कंपनसेशन से तो वो 30 दिन के अंदर अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकता है कि कोई आर्बिट्रेटर के ये मेरे लिए मंजूर नहीं है, और फिर एक आर्बिट्रेटर इनमें आर्बिट्रेटर आएगा, वो सालस होगा, वो डिसाइड करेगा फाइनल अमाउंट क्या होगी। देन है सेक्शन 8 पावर ऑफ कमीशन टू इंश्योर फेयर इलेक्शन। वो कहता है इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास फ्री फेयर एंड जस्ट इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की पावर होती है। अगर इसको लगे कि लार्ज स्केल पे इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं तो वो पोलिंग को रिक्वा भी सकता है, और इसके अलावा जो किसी ऑफिसर ने कोई ऑर्डर बनाया है इस एक्ट के तहत उसको भी रिव्यू कर सकता है। इसके अलावा रिजेक्शन ऑफ बैलेट पेपर्स को भी रिव्यू कर सकता है जो कमीशन है। इसके अलावा कमीशन के पास ये इख्तियारात हैं कि वो इंस्ट्रक्शन इशू कर सके, पावर्स को एक्सरसाइज कर सके, ऑर्डर्स बना सके, फॉर व्हाट पर्पस, टू इंश्योर इलेक्शन आर कंडक्टेड ऑनेस्टली, फेयरली एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। इलेक्शन को शफाफ कंडक्ट करवाने के लिए वो किसी भी तरह की पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है, ऑर्डर्स दे सकता है या इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। देन है पावर ऑफ कमीशन टू डिक्लेयर अ पोल वैलिड। किन सूरत हाल में वो
जो पोल है उसको वॉइड करार दे सकता है, इनवैलिड। वॉइड का मतलब इनवैलिड। वो कहता है इलेक्शन कमीशन सीरियस इलेगलिटीज़ और वॉलेशंस के जब देखे तो वो इलेक्शंस को कैंसिल कर सकता है। ठीक है। वो कहता है अगर कोई ग्रेव इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, कोई इलीगल एक्ट्स हो रहे हैं, तो वो इसको क्या कर देगा, वॉइड करार दे देगा। वो ये काम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कर सकता है, किसी एक पोलिंग पे या एक से ज़्यादा पोलिंग पे भी कर सकता है। इसके अलावा वो कहता है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो वुमन वोटर हैं उनमें से 10% से कम वुमन वोटर जो हैं वो वोट देने आती हैं, तो वो परज्यूम कर सकता है कि इन औरतों को रोका गया है इलेक्शन में वोट डालने से, तो वो इस इलेक्शन को भी वोट करार दे सकता है इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लगे कि कोई शख्स, कोई लोग हैं जो इन लीगल एग्रीमेंट्स में इन्वॉल्व हैं, तो उनके खिलाफ वो कोर्ट में दरख्वास्त भी दे सकता है। इलेक्शन कमीशन जो अपनी ये पावर्स हैं इनको 60 दिन के अंदर अंदर एक्सरसाइज करेगा। कौन से 60 दिन? आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ रिटर्न कैंडिडेट्स नेम। रिटर्न कैंडिडेट्स जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसका नाम पब्लिश हो गया, उसके 60 दिन के अंदर अंदर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे काम करेगा और इस अपने आप के जो प्रोसीजर्स हैं उनको रेगुलेट करेगा। होता है कि अगर कोई भी शख्स है जिसको लगता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, कोई भी एग्रीड पर्सन है, तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जा सकता है विद इन 30 डेज। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। जिस तरह कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होती है इस तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, इस तरह कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन होती है। वो कहता है इलेक्शन कमीशन के पास सेम पावर्स हैं जो हाई कोर्ट की हैं, और हाई कोर्ट की तरह ही ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस को डील कर सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो ऑर्डिनेंस 2003 है वो अप्लाई होता है इलेक्शन कमीशन के प्रोसीडिंग्स के अंदर। वो कहता है जहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम वहाँ यूज़ करते थे कोर्ट का लफ्ज़ या जज का लफ्ज़, कोर्ट और जज के बजाय हम कमीशन और कमिश्नर या मेंबर का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। बस ये लफ्ज़ चेंज कर रहे हैं और चीज़ें सेम ही। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ ना भी आए तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।